वेल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। जनरली जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं उन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, व्हेन वी पास आउट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने के कारण इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट कंपाउंड हैं वो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं। तो ये डिसोसिएशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डिसोसिएशन ऑफ आयंस जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि when electricity pass through the electrolytic solution, then compounds get dissociates into its ions are called electrolysis। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास आउट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो उसमें जो प्रेजेंट कंपाउंड है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और टर्म से भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे देखिए लाइसिस, और ये जो लाइसिस का मतलब होता है क्लीवेज या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, टू ब्रेक। तो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर हम किसी को डिसोसिएट कर पाते हैं, ब्रेक कर पाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो देखिए, इस इलेक्ट्रोलाइसिस को आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करें हम कि यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड को लगाया है और इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग बैटरी से। और देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये हो गई कि दो इलेक्ट्रोड को हमने इस कंटेनर में ऐड किया है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। वो कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, एक एनोड हो गया, दूसरा कैथोड हो गया। और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में हमने क्या किया, सपोज कीजिए कि हमने सोडियम क्लोराइड और H2O का सॉल्यूशन लिया, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में NaCl और H2O को लिया है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी आएगा और यह इलेक्ट्रिसिटी जब इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही पहुंचेगा तो इसमें प्रेजेंट NaCl, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं NaCl Na+ और Cl- में डिसोसिएट कर जाएगा। तो ये तो NaCl की बात हो गई कि NaCl Na+ और Cl- में डिसोसिएट करेगा। एज वेल एज आपके पास जो H2O है वह H2O H+ और OH- में डिसोसिएट कर गया। H+ OH- में डिसोसिएट कर गया।
NaCl Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट कर गया, तो यानी कि आपके पास जो आयंस मिल गया इसमें वो Na प्लस मिल गया, Cl माइनस मिल गया, H प्लस मिल गया और फिर यहाँ पे OH माइनस मिल गया। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के कारण इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपाउंड है वो अपने आयंस में डिसोसिएट कर गया, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब देखिए इस इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज क्या है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट आपके कंपाउंड्स हैं जो आयंस में डिसोसिएट किए हैं, ये देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे से जुड़े कैथोड एनोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड द एनोड एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड द कैथोड। तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, अगर हम उसकी बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एट कैथोड। देखिए कैथोड पे क्या होगा, Na प्लस भी जा सकता है और H प्लस भी जा सकता है, दोनों जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना यहाँ पे ये है कि कैथोड पे होगा क्या, ये जो Na प्लस है उसकी बजाय यहाँ पे H प्लस ज्यादा पसंद करेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको बताया जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग ये फाइंड कर पाते हैं कौन सा चार्ज है या फिर कौन सा एलिमेंट है जो कि क्या करेगा, फ्री हो पाएगा, डिपॉजिट हो पाएगा कैथोड पे या फिर एनोड पे, ये वहां से पता चलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैथोड पे ये H प्लस आयन जाएगा और एनोड पे यहाँ पे Cl माइनस आयन जाएगा। क्यों जाएगा, ये बातें हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ड्यू टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आप देख सकते हैं H प्लस आयन मूव्स टुवर्ड द कैथोड एंड Cl माइनस मूव्स टुवर्ड द एनोड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे होगा कैथोड पे क्या कि H प्लस आयन जो है, यह H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पहले भी पता है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण ही नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के कारण ही पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके ये हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बातें हो गई कैथोड पे। अब हम आपको बताते हैं एनोड पे क्या होने वाला है, तो अब बात करेंगे एट एनोड। एनोड पे ध्यान दीजिए क्या होगा, एनोड पे Cl माइनस आएगा, यह Cl माइनस यहाँ जैसे ही आएगा तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि Cl माइनस जब ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी एनोड पे आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हुए इस सर्किट में यहाँ पे पहुंचेगा, यानी ये पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इंटरनल सर्किट में आयन मूव करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। और देखिए Cl माइनस जो है वह यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और हाफ Cl2 गैस में कन्वर्ट कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, रिलीज आउट हो गया। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज आउट हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दीजिए और ओवरऑल रिएक्शन हम अगर लिखें ओवरऑल रिएक्शन तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, NaCl प्लस H2O, यहाँ से आप देख सकते हैं तो आपका ये H प्लस भी कैंसिल आउट होगा, OH यहाँ H प्लस कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से और यहाँ से Cl माइनस कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, तो आपको क्या मिल जा रहा है, NaCl प्लस H2O, इधर आपको मिल जाएगा क्या, Na प्लस OH माइनस और साथ में क्या मिल जाएगा, हाफ H2 गैस और साथ में हाफ Cl2 गैस। तो ये हो गया क्या आपके पास कंप्लीट रिएक्शन। तो ये तो हो गई बात NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस की, एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से। यही कारण है कि जब हम एक्वस यानी कि वाटर डिजॉल्विंग NaCl से प्राप्त करना चाहें, फाइंड ऑब्टेन करना चाहते हैं सोडियम आयन को, सोडियम मेटल को, तो हम लोग नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं। तो इसलिए जब सोडियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस सोडियम के एक्सट्रैक्शन में हम लोग एक्वस NaCl का कभी यूज नहीं करते हैं। अगर हमको एक्सट्रैक्शन
रिएक्शन करना होता है सोडियम का, तो वहाँ पे हम मोल्टेन सोडियम को यूज करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या है यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं हम लोग, क्या फायदा होने वाला है, तो हम लोग बताएं यहाँ पे कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वह क्या है कि मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स है रिफाइनिंग में यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, जहाँ पे इम्प्योर कॉपर को, इम्प्योर एल्युमिनियम को, इम्प्योर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से प्योर करते हैं, यानी कि प्यूरिफिकेशन के ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जहाँ पे हम करीब करीब 99.9999% प्योर मेटल ऑब्टेन कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, नहीं ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एग्जांपल आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम अब बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन 1832 माइकल फैराडे proposed theory on his observation for electrolysis called Faraday's law of इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि 1832 में माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के आधार पे इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज को प्रपोज किया था, थ्योरी बताया था उन्होंने, उसी को हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे देयर आर टू लॉज ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकेंड में हो जाएगा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए फैराडेज ने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे टू लॉज को प्रपोज किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकेंड को बोलते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडे उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा कि अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो
इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाले मटेरियल का अमाउंट डिपेंड करता है कितने अमाउंट में हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट किया है। दैट इज द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन द इलेक्ट्रोड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बारे में आगे हम लोग बात कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखिए कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें कि हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया। पहले से आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में इस बार हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर का सॉल्यूशन बनाया, यानी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हमने किस रूप में लिया है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम सप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही सॉल्यूशन में पास आउट करेगा तो पास आउट करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए NaOH जो था वो डिसोसिएट करेगा Na+ और OH- में। उसी तरह से H2O जो है वो डिसोसिएट करेगा H+ और OH- में। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका एनायन कॉमन हो गया और केटायन सोडियम और हाइड्रोजन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं सोडियम प्लस H+ और OH-। अब क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ एनोड है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ कैथोड है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज जो OH- आपके पास है ये मूव करेगा एनोड की तरफ और पॉजिटिवली चार्ज H+ आयन मूव करेगा कैथोड की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन है कि सोडियम क्यों नहीं मूव करेगा, तो इसकी बातें हम लोग आगे करेंगे। आपको ये समझ में आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जहां रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे हम लोग बता पाएंगे कि क्यों सोडियम यहाँ मूव नहीं कर रहा। तो चलिए कोई बात नहीं। अब कैथोड पर होने वाले रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कैथोड पर किस तरह का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे ही H+ आयन जो है वो मूव करेगा कैथोड पे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करके हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कैथोड पे क्या मिलने वाला है आपको, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड में क्या हो गया कि एनोड में आपका OH- यहाँ पे आएगा और ये OH- यहाँ आने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और रिलीज करने पर क्या बना देगा, हाफ O2 गैस और साथ में फिर से मिल जाएगा H+ आयन और ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ से क्या कर दिया, रिलीज आउट कर दिया ये इलेक्ट्रॉन। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम यहाँ देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, NaOH प्लस H2O मिल क्या रहा है हमें यहाँ पे, Na+ मिल रहा है, साथ में हाफ H2 गैस मिल रहा है और साथ में हाफ O2 गैस मिल जा रहा है। रेस्ट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया आपका OH- इस OH- से कैंसिल आउट हो गया और अगर बात करें तो ये OH- भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। H+ आयन आपका यहाँ H+ आयन से कैंसिल आउट हो रहा है तो ये बच गया आपका इस तरह से आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो हमको समझ में आ गया कि एनोड पर हमारा कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है और कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। लेकिन
कितना अमाउंट हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी हमको सप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पता चल पाए। अगर हमें ये पता हो जाए कि कितने अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें जिससे कि डिजायरेबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस और डिजायरेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस हम ऑब्टेन कर पाए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप डिजायरेबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुसार से फैराडे ने बताया कि इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ, या फिर ऐसे बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट, कि कितने मैग्नीट्यूड का करंट आप इस सॉल्यूशन में सप्लाई कर रहे हैं वो निर्धारित करेगा, वो डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उसके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स, the amount of compounds deposit on the electrode, the amount of compound deposit on the electrode are directly proportional to magnitude of current supplied in the electrolytic solution. That is first law of electrolysis. इसी को हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ कंपाउंड, यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपाउंड है, आयंस जो है वो डिपॉजिट होंगे कंपाउंड्स, एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट में आयंस लिख देते हैं, डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, मतलब कि चाहे तो एनोड हो चाहे तो कैथोड हो, उस पे कितने अमाउंट में आयन या मटेरियल डिपॉजिट होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सप्लाइड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितने मैग्नीट्यूड का करंट हम सप्लाई करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट होगा कैथोड और एनोड पे। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फ्रॉम द फैराडे। तो इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, वेयर W इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और Q is equal to magnitude of current. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर Q के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें, या फिर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अप्लाई करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल टू ZQ। अब यहाँ पे Z क्या है, वेयर यहाँ पे लिखेंगे Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट Z हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप Q के बारे में बात करेंगे। Q के बारे में बात क्या करेंगे कि इफ I amount of current supply for the t second time, then current supplied Q is equal to I into T. So
W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, ये हो गया W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट अगर आपको पता है कितने देर के लिए आपने सप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कितना अमाउंट में मटेरियल डिपॉजिट होगा एनोड पर और कैथोड पर, आप इसे फाइंड कर पाएंगे। आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए इसको, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, हमने क्या फाइंड किया, W इक्वल टू जेड क्यू और W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर एक कंडीशन को हम यहाँ पे कंसीडर करें, कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं क्या, इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, क्यों, क्योंकि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, सो I इक्वल टू 1 एम्पियर इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, दैट मीन्स if 1 ampere current supplied in the electrolytic solution for 1 second, then amount of material deposited on the electrodes is equal to, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी और W इक्वल टू जेड इंटू 1 इंटू 1 और W इक्वल टू जेड। यानी कि अगर हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सप्लाई करेंगे, तब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर है। अब देखिए बात हम लोग करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E डिवाइड बाई 96,500। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं, where E equal to equivalent weight of substance and 96,500 equal to 1 Faraday equal to 1 mole of electrons। ये आपको ध्यान रखना है। फैराडे ने अपने
एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये बताया था कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,105,000 कूलम्ब, और इसी का वैल्यू होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू होता है 96,500 कूलम्ब। तो अब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं, किसको? W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अब हम क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू ई डिवाइड बाई 96,500 कूलम्ब इंटू आई इंटू टी। और इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड हुआ है। यहाँ पे हम लिख दें वेयर E इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 96,500 कूलम्ब इक्वल टू 1 फैराडे, I इक्वल टू करेंट सप्लाइड और T इक्वल टू टाइम इन सेकेंड। देखिए, तो इस फॉर्मूला के आधार पे आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा, और इस फॉर्मूला के आधार पे यानी कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप क्या करेंगे कि इस बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि कल की क्लास में हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज हम लोग फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बात करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।